किससे? राफेल विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ग्रहण। राफेल के साथ रक्षा मंत्री ने किया शस्त्र पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का किया दहन। कहा, सभी लोग अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी सही मायने में मनाया जा सकता है उत्सव। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बुद्धिजीवियों और कलाकारों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे के लिए विपक्ष द्वारा सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरे तरीके से है गलत। इस मामले का भाजपा और सरकार से कोई भी लेना देना नहीं। और प्रदेश भर में कल परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। प्रदेश भर में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का किया गया दहन। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है। एबीएन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में से ग्रहण किया। कल विजयदशमी के मौके पर भारत को आकाश के इस महाबली को सौंपा गया। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर शस्त्र पूजा की। भारतीय वायुसेना के लिए इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल वायु क्षेत्र में भारत की ताकत को तेजी से बढ़ाएगा। रफाल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी, यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री
राफेल के साथ पहली उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीडी न्यूज के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर पार्ली ने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है। फ्रांस और भारत का जहां तक संबंध है वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल का नहीं है, 20-25 साल का बहुत ही पुराना हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन, एक रणनीतिक रिश्ता फ्रांस के साथ है। और मैं कह सकता हूं कि भारत बहुत ही क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रांस को मानता है। और हर मौके पर, यानी जब न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब किया था, उस समय जब शायद दुनिया के कई देश भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया था, आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, फिर भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप जम्मू कश्मीर के सवाल पर भी ये बराबर फ्रांस ने भारत का साथ दिया। मसूद अजहर को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट डिजिग्नेट कराने में फ्रांस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आप सोचते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, ये स्ट्रैटेजिक रैम में, डिफेंस कोलैबोरेशन में, ये चीज भी इंडिया को आगे ले जा रहा है, ये फैक्टर बिल्कुल आगे ले जा रहा है। और हम मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये कौन सा जादू है मेक इन इंडिया जो सभी लोग आना चाहते हैं? सब आना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपो फरवरी के फर्स्ट वीक में लखनऊ में होने वाला है, उसके लिए भी मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि स्वयं ही लोगों के द्वारा यह रिस्पांस हमको मिल रहा है कि हम डिफेंस एक्सपो में भाग लेने के लिए आ रहे हैं भारत, और वहां पर हम इन्वेस्ट भी करेंगे। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि आएंगे डिफेंस एक्सपो में। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले मैं दक्षिण कोरिया था, वहां से भी अच्छा रिस्पांस मिला, जापान से भी अच्छा रिस्पांस मिला, और मुझे यहाँ भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल द्वारका स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शामिल होकर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया। अच्छाई की बुराई पर जीत के इस त्योहार के मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह भी अपने अंदर के रावण को खत्म करे, तभी उत्सव को सही मायने में मनाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने की अपील की तो सिंगल यूज के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन के लिए सामूहिक योगदान का आह्वान किया। उन्होंने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के रूप में बेटियों का सम्मान करने की देशवासियों से अपील की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सभी के आदर्श हैं। आज ही के दिन उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण का वध कर सभी को शुचिता से रहने का संदेश दिया। यही शुचिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन व्यवस्थाओं में भी देखने को मिलती है, जो आज दशहरा के मौके पर दिल्ली के एक रामलीला मैदान में मौजूद रहे। पीएम मोदी को मंच पर गदा भेंट करने के साथ ही पगड़ी पहनाई गई। उन्हें भगवान राम से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। पीएम मोदी ने सामूहिक तरीके से चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। जो गर्व के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम चुनौतियों के साथ चुनौती देने वाले भी हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदलने वाले भी लोग हैं। समय रहते परिवर्तन लाना, और इसी का कारण है जब कोई कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्यों नहीं मिटती, उसका कारण यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का विधिवत पूजन किया। उन्होंने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी के रूप में बेटियों का सम्मान करने की भी देशवासियों से अपील की। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए। वो ही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए, वो ही हमारे देश की लक्ष्मी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के स्थापना दिवस पर बधाई दी। और जब भगवान हनुमान को याद करते हैं तब विशेष रूप से आइए हम वायुसेना को भी याद करें और हमारे वायुसेना के सभी हमारे जाबाज जवानों को भी याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मंचन का भी आनंद लिया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। पीएम मोदी ने यह भी सीख दी कि भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना जरूरी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में कल विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों के पथ संचलन के बाद संघ के बैंड ने प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश की सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय सेना की तैयारी और सुरक्षा नीति के मोर्चे पर भी केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करके वर्तमान सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि उसमें राष्ट्र हित में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साहस है। जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। वे सारे दल जिन्होंने इसका समर्थन किया और बिल प्रस्तुत करना वगैरह सारी प्रक्रिया करने में जो नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी है, उनका ये कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा कि सामाजिक हिंसा की कुछ घटनाओं को लिंचिंग बताकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक शब्द चला पिछले साल, लिंचिंग, ये क्या हमारे यहाँ होता था? कभी हुआ है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छुटपुट समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है। महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, महिलाओं को समाज में अपना उचित स्थान दिया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मातृवत परदारेषु, ऐसा कहने वाला हमारा देश है। ऐसी परंपरा बताने वाले देश में हमारी मातृशक्ति न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है। ये स्थिति क्या हम सबको शर्म आए ऐसी स्थिति लज्जाजनक नहीं है? हमको तो इसके बारे में समर्थ होना ही पड़ेगा, संरक्षण देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी मातृशक्ति को भी हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में सद्भावना, संवाद और सहयोग बढ़ाने के प्रयास में प्रयासरत होना चाहिए। समाज में एक दूसरे को समदृष्टि से देखने का व्यवहार चाहिए, समरसता चाहिए, अंतःकरण में आत्मीयता चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि चाहिए, देश हित में हम सबको जीना है, इस प्रकार की एक भावना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों के पथ संचलन के बाद संघ के बैंड ने प्रस्तुति दी। एचसीएल के संस्थापक शिवनादर इस साल आयोजन के मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। जिनपिंग अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए 11 से 12 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चेन्नई में होने वाली इस अनौपचारिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई अहम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह शिखर बैठक भारत और चीन के नेताओं को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का अवसर उपलब्ध कराएगी। गोरखपुर में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व पर रामलीला मैदान हजारीबाग में मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नाथ परंपरा के अनुसार चली आ रही रीति रिवाज के अनुसार विजयादशमी के दिन प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण को तिलक लगाया और विधि विधान से पूजा कर आरती की। इसके पहले उन्होंने मानसरोवर स्थित शिव शंकर का भी विधान से मुख्यमंत्री ने पूजा की। उसके पश्चात रामलीला मैदान में आयोजित सभा में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि रामलीला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है और उसका मंचन किया जाता है और रामलीला समिति के लोगों को चाहिए कि श्री राम शोध संस्थान से राम के बारे में और उनके भाव के बारे में पता कर मंचन करें। अयोध्या में रामलीला होने जा रही है जिसमें 6 देशों के लोग भाग लेंगे। इंडोनेशिया में राम को लोग अपना पूर्वज मानते हैं और पूजा भी करते हैं। यही हाल थाईलैंड सहित कई देशों का है। रामलीला हर जगह होनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी मिलनी चाहिए। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भारत में सर्वमान्य रूप से सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी
दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। राम को वे आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, कहते हैं इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। पूजा पद्धति बदली जा सकती है, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते हैं। और आज भी इंडोनेशिया के अंदर ये भाव इस रूप में देखने को मिलता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन, और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। अयोध्या के माध्यम से, रामलीला का मंचन के माध्यम से एक ऊंचाई दी जाती है। और मेरा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, रामलीला समिति प्रयास करे। जब आप यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है, और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं, बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बुद्धिजीवियों और कलाकारों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे के लिए विपक्ष द्वारा मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है और यह निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई झूठी बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले का भाजपा या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक याचिका के बाद बिहार की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले में सरकार ने कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इसका भाजपा और सरकार से कोई लेना देना नहीं, यह झूठी अफवाह है जिसका इस्तेमाल हमेशा मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जाता है और ऐसी तस्वीर बनाई जाती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी के आदेश के बाद इन हस्तियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। याचिका एक स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराई थी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आलोचकों का पुराना तरीका है और इस मामले में भी यही हो रहा है। इस पूरे गिरोह का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, लेकिन जनता को पता है कि कौन किस चीज के लिए खड़ा होता है। दीपावली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए रेपो रेट से लिंक रिटेल लोन की ब्याज दर 4.25% कम कर दी है। ब्याज दर में कटौती से होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को आरबीआई ने रेपो रेट में 4.25% की कटौती की थी। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट घटाई है। इसके बाद अब रेपो रेट 5.15% पर आ गई है और अब बैंक भी इसका फायदा ग्राहकों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारनपुर थाना देवबंद क्षेत्र में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं मिरकपुर के प्रधान के बड़े भाई चौधरी यशपाल की कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हमलावर बदमाश घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि मिरकपुर गांव के प्रधान शिव कुमार के बड़े भाई चौधरी यशपाल की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने 3 टीमें गठित की हैं तथा गांव में स्थिति शांत है, फिर भी एहतियातन गांव में पीएसी व फोर्स को तैनात किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि उनकी किसी से 2007 से रंजिश चली आ रही है और प्रधानी के चुनाव को लेकर भी रंजिश में कई बार मुकदमे दर्ज हुए हैं। यशपाल सिंह स्नोप खिचड़ू सिंह और मानकी के और तलेडी के बीच में मर्डर किया है। गांव के ही हैं मर्डर करने वाले भी। कौन सा गांव के रहने वाले? मिरकपुर के ही हैं जी। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही? जी पुरानी चल रही जी, काफ़ी दिनों से। पहले भी गोली वाली चलाई इस पे। थाना देवबंद में गांव मिरकपुर के एक यशपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पर मेरे द्वारा जांच की गई है और
सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है तत्काल गिरफ्तार करने के लिए जो अभियुक्त अपराधी जिन्होंने इस मर्डर को किया है। परिवार वालों का कहना है गांव में पुरानी रंजिश चली आ रही है 2007 से। पिछले 2007 के चुनाव के दौरान आपस में रंजिश हुआ है, उसके बाद मुकदमा भी लिखा गया, उसमें सजा भी हुई है। गांव के ही कुछ लोगों पे एक शक जता रहे हैं। 3 टीमें अलग अलग गठित की गई है जिसमें अभियुक्तों की तलाशी की जा रही है। तहरीर लेके मुकदमा लिखा जा रहा है। पोस्टमार्टम में तो डेड बॉडी भेज दिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। भौतिकी के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। यह 3 वैज्ञानिकों जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर, दिदियर क्वेलेज को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार सृष्टि के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार का आधा हिस्सा जेम्स पीबल्स को भौतिकी योगदान के लिए दिया जाएगा, जबकि भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक आविष्कारों के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार का बाकी आधा हिस्सा संयुक्त रूप से माइकल मेयर और दिदियर क्वेलेज को सूर्य प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक समारोह में दिया जाएगा। ऐशबाग रामलीला समिति द्वारा पहली बार रावण दहन के साथ प्लास्टिक बंदी की थीम पर एक और रावण का दहन किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। यहां 121 फीट के रावण का दहन किया गया। प्लास्टिक कचरे से निर्मित रावण को न जलाकर उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया। इस अवसर पर रामलीला का मंचन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं अंसल एपीआई में भी सांस्कृतिक एवं रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मंत्री स्वाति सिंह ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बाल कलाकारों ने गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। रावण का दहन हुआ और आतंकवाद का प्रतीक रावण का दहन हुआ। उसी प्रकार अलग अलग थीम पे अलग अलग जगहों पर हो रहा है। सुशांत गोल्ड सिटी में भी देखने वाला दृश्य है। दसियों हजार लोग जिस तरीके से आज भगवान राम की भक्ति में लीन है, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। दशहरा का उत्सव एकता, संवाद, समन्वय और आपस में मिलकर चलने का संदेश देता है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं फतेहपुर जिले में भी काफी धूमधाम से मनाया गया। जिले के बिंदकी कस्बे में ऐतिहासिक 5 दिवसीय दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सम्मिलित हुई, जहां उनके साथ बिंदकी विधानसभा के विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दशहरा महोत्सव में 60 फीट ऊंचे अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसको देखने के लिए हजारों दर्शक पहुंचे। दशहरा महोत्सव में शामिल होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के रानीपुर गांव के शहीद सैनिक राघवेंद्र सिंह के घर में परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके बाद सर्किट हाउस फतेहपुर में विजयदशमी के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। हरदोई में पिछले लगभग 40 वर्षों से दशहरा पर्व पर रावण वध और रामलीला का आयोजन नहीं होता था। लोगों का कहना है कि हरदोई का नाम हरिद्रोही से अपभ्रंश होकर पड़ने के कारण यहां पर दशहरा पर्व पर रामलीला और रावण वध का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से नहीं किया जा रहा था। जिलाधिकारी पुलकित खरे को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जन सहभागिता और जन सहयोग से इस भ्रांति को तोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिलाधिकारी के इस प्रयास की सराहना की है। अब यहां पर रामलीला मंचन के जरिए राम के चरित्र के उन पहलुओं को मंचन करके देखने में लोग भीड़ आई। लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का चित्रण देख अपने जीवन में सत्य, पराक्रम, प्रेम और करुणा से सीख लेकर एक आदर्श मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ सके, तभी यह देश महान हो सकता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ के अंतर्गत बालिका कुश्ती के कार्यक्रमों में भारी संख्या में भीड़ ने आनंद लिया। हरदोई के लोगों के मन मस्तिष्क पर इस बार की रामलीला का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। मथुरा के महाविद्यालय मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर प्रस्तुत रामलीला ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भगवान राम का अभिषेक किया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना मसानी से रामलीला मैदान पहुंची। कार्यक्रम में विधि विधान से रावण दहन किया गया। विजयदशमी का पर्व
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और हम सब लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। हम सब मिलकर कुशासन रूपी, भ्रष्टाचारी रूपी जो बुराइयां हैं, इनका हम लोग आज के पर्व पर दहन करते हैं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राम रथ यात्रा से आए भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। जनपद हमीरपुर मुख्यालय के परेड ग्राउंड में दशहरे पर लगने वाले विशाल मेले का आयोजन पूरी सुरक्षा के साथ किया गया। मेले में भारी संख्या में भीड़ रावण दहन को देखने के लिए उमड़ पड़ी। 40 फीट ऊंचे रावण और 30 फीट ऊंचे मेघनाथ का वध रात 12 बजे के बाद किया गया। हमीरपुर में दशहरे पर्व में कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिली। यहां सभी धर्मों के लोग रावण वध को देखने के लिए आते हैं। दशहरे पर लगे मेले में इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित वस्तुएं गायब रहीं। मेले में आई जनता ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों से तौबा कर ली। मेले की पूरी सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन कैमरे द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा मेले की निगरानी की गई। अयोध्या की मार्मिक रामलीला की प्रस्तुति में कई दिनों से चल रही अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई का आखिरकार अंत हो गया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। विजयदशमी पर भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध कर विजय पताका फहराई, जो समाज को यह संदेश दे गया कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर अच्छाई को पराजित नहीं कर सकती। रामलीला मैदान में चल रही रामलीला विजयदशमी पर हुए राम रावण के बीच हुए भीषण युद्ध ने राम ने जैसे ही रावण का युद्ध किया, वैसे ही दर्शकों से भरा पूरा मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। रावण ने खुद कहा कि बुराई तब भी थी और बुराई अब भी है। बुराई पर आज का युवा ही प्रहार कर सकता है। वर्तमान समय में बच्चियों से हो रहे व्यभिचार पर खुद रावण का भी दर्द छलक उठा। रावण ने कहा कि पहले एक अकेला रावण था, लेकिन अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। इस कुप्रथा को सारे समाज में जागृति लाकर बंद करना होगा, तभी अत्याचार समाप्त होगा। तो वहीं राम ने स्वस्थ समाज की रचना और लक्ष्मण ने भाई भाई के बीच प्रेम का संदेश दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरे पर 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने रावण दहन किया। महिलाओं ने रावण दहन के माध्यम से समाज से बहुविवाह, फतवा, घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया। बरेली में अयूब खान चौराहा पर तलाक पीड़ित महिलाओं ने रावण का पुतला दहन किया। इस पुतले पर उन्होंने समाज से मुस्लिम समाज में व्याप्त बहुविवाह, फतवा जैसे 10 कुप्रथाओं को समाज से खत्म करने का आह्वान किया। पूरे देश में दशहरे का पर्व मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं बुंदेलखंड के जालौन जनपद के कोंच नगर में रावण दहन एक अलग परंपरा के साथ किया जाता है। यहां रावण और मेघनाथ के पुतलों से राम और लक्ष्मण का सजीव युद्ध होता है। यहां रावण और मेघनाथ के पुतलों को अनोखे ढंग से जलाया जाता है। यहां पर कारीगरों द्वारा रावण मेघनाथ के 40-40 फुट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में रख दिया जाता है। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितनी भी भागे, उसका अंत निश्चित है। इस बार कोंच के अनोखे रावण दहन को देखने के लिए फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी भी कोंच पहुंची। थाईलैंड में आयोजित पेंचक सिलाट ओपन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आजमगढ़ के खिलाड़ी सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराया। कांस्य पदक खिताब से नवाजे गए सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का आजमगढ़ जनपद पहुंचते ही विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जनपद के संभ्रांत और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा ढोल लगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने चर्च स्थित चौराहे पर विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। हमारा मुकाबला पहले लाओस से, फिर किर्गिस्तान और अंत में सिंगापुर से हुआ। 80 से 85 किलो के वजन में मैंने कांस्य पदक जीता, जिसके लिए मैं आजमगढ़ के अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मंगलवार को विजयदशमी के दिन भारत को फ्रांस से मिला पहला राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ग्रहण। राफेल के साथ रक्षा मंत्री ने किया शस्त्र पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का किया दहन। कहा, सभी लोग अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी सही मायने में मनाया जा सकता है उत्सव। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बुद्धिजीवियों और कलाकारों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे के लिए विपक्ष द्वारा सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरीके से गलत। इस मामले का भाजपा और सरकार से कोई लेना देना नहीं।
और प्रदेश भर में कल परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। प्रदेश भर में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का किया गया दहन।